नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही नहीं बल्कि बिंदास होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज अदालत में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया। मैंने तो अपने 25 साल के करियर में अदालत में ऐसा मुकदमा पहली बार सुना हूँ। जिस मुकदमे की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, इसमें नो डाउट आपको आश्चर्य भी होगा और ज्ञान की वृद्धि भी होगी और नो डाउट हंसी तो खूब आएगी। हम लोग भी अदालत में हंसते हंसते परेशान हो गए। एक अजीबो-गरीब ही मामला था और जो भी सुनेगा पहली बार एक बार हंसी तो जरूर आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसमें कानूनी जो पहलू है उसको भी मैं बताऊंगा, जो स्टोरी है इस मुकदमे की उसको भी बताऊंगा और सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। मुकदमा का जो स्टोरी लाइन है वो ये है, एक कपल का मैरिज होता है 2020 में। मैं इस केस में किसी भी पक्ष का नाम नहीं बताने जा रहा हूँ, चूंकि मुकदमा अभी फाइनल नहीं हुआ है और नाम बताना कहीं से उचित मुझे नहीं लगता है। किसी के प्राइवेसी को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नाम के विषय में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बस जस्ट समझिए कि एक कपल है जिसका मैरिज 2020 में हुआ था। 2020 से लेकर 2024 तक उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं स्थापित हो पाता है। नो सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। किस कारण से नहीं होता है, लड़की क्यों बार बार इसके लिए मना कर देती है, इसके बाद क्या होता है। 2020 में इन दोनों की शादी होती है और लगातार लड़का बार बार रिक्वेस्ट करता है, प्रेशराइज भी करता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, लेकिन लड़की किसी न किसी वजह से कोई न कोई कारण बताकर इस फिजिकल रिलेशनशिप की स्थिति को टाल देती थी। जब समय कुछ ज़्यादा होने लगा, 1 साल बीत गए, तब दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट शुरू हुई। लड़का को थोड़ा डाउट होने लगा। ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे झगड़े में परिवर्तित होने लगी। किसी न किसी बात को लेकर ये क्लेश होने लगा, जिसके जड़ में यही बात होती थी। कहीं न कहीं लड़का खिन्न रहने लगा। ये देखते देखते समय 2 साल, 2.5 साल, 3 साल और 4था साल लगने लगा। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि 4 साल, लगभग 4 साल बीतने के बाद भी लड़का एक बार भी अपने पत्नी के साथ संबंध बनाने में, शारीरिक संबंध बनाने में सफल नहीं रहा। लड़के को फिर कुछ न कुछ डाउट, दिमाग में 50 तरह की बातें आने लगी और इन कारणों से, जड़ में यही कारण था, इन कारणों से रोज कुछ न कुछ झगड़े, लफड़े तेज होने गए। अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि कभी कभार हाथापाई तक भी बात आ गई। लगभग 3.5-4 साल बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़की ने लड़के के ऊपर जो अपना लीगल हथियार है सबको अपना यूज किया, जैसे कि दहेज उत्पीड़न का केस डाल दिया, डोमेस्टिक वुमेन वायलेंस जो है उसका केस डाल दिया और तमाम तरह की धाराओं में इस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया और मुकदमा जो है वो ट्रायल कोर्ट में अभी लंबित है, चल रहा है। क्योंकि यह मुकदमा जो है लड़का को कहीं ना कहीं से फर्जी लग रहा था, फर्जी था भी, उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में उसने अपने पिटीशन में जो उसके खिलाफ एफआईआर और उसमें विभिन्न जो सेक्शन में, विभिन्न धाराओं में जो चार्जेस लगे हुए थे उनके खिलाफ, जो विभिन्न धारा में केस दर्ज हुए थे, उसको क्वैश करने की मांग की कि एफआईआर जो है फर्जी है। लड़का कोर्ट में सारी बातें बताई। लड़का पक्ष जो है उसने कोर्ट से अपील करी कि ये मुकदमा बिल्कुल निराधार है और जबरदस्ती का थोपा हुआ है, बिल्कुल गलत है। लड़की का फिजिकल चेकअप कराया जाए। लड़की है ही नहीं, यह कुछ और है। 4 साल शादी को हो गए और हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो मुझे डाउट है कि ये लड़की है ही नहीं। ये लड़की जो है, ये जब औरत है ही नहीं
तो ये सारे मुकदमा जितने भी इसके हम लड़के के ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए थे वो सारा निरस्त हो जाता है, क्योंकि चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो या डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, जितना भी इस तरह के जो कानून बने हुए हैं सब में वाइफ वर्ड का यूज किया हुआ। ध्यान रखेंगे ये लीगल मामला है, ये स्टैट्यूटरी मामला है। सब में जहां भी पति पत्नी उत्पीड़न से रिलेटेड जो कि भी जितना भी एक्ट है, जितना भी कानून है, उसमें वर्ड वाइफ यूज किया गया है। वाइफ यूज किया गया है तो जो वाइफ का मतलब पत्नी, और पत्नी जो है मस्ट बी अ वुमेन। यदि वो औरत वुमेन नहीं है तो हमारी पत्नी नहीं हो सकती, और जब हमारी पत्नी नहीं है तो ये सारे मुकदमा फर्जी है। यह बात कोर्ट में सबको चौंका दिया। बहस जो है बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आ गया था और बहुत सबको वहाँ पे रोमांचित किया ये बात। और वास्तव में ये बात सही है कि जब वाइफ वर्ड यूज है सारे एक्ट में, जहाँ मेंटेनेंस की बात है, जब वाइफ नहीं है तो मेंटेनेंस नहीं, जब वाइफ नहीं है तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, जो वाइफ नहीं है तो फिर डॉरी एक्ट या जो डॉरी के अगेंस्ट उसका मुकदमा किया हुआ है, दहेज उत्पीड़न जो मुकदमा है, दहेज उत्पीड़न जो केस है, वो नहीं बनता है। तो ये मामला जो है बहुत ही देर तक चली और अभी तक इस पर कोई क्लियर जजमेंट किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट का अभी तक नहीं आया था। अब यहाँ पे इस केस में जो केस की लीगैलिटी है, लीगैलिटी की बात करें तो यही है कि जितने भी पति पत्नी से संबंधित जितने भी कानून है, सारे कानूनों में वाइफ वर्ड का यूज किया हुआ है या पत्नी शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। और पत्नी जो है, वाइफ या पत्नी मस्ट बी अ वुमेन। यदि वो वुमेन नहीं है तो पत्नी नहीं है, और जब पत्नी नहीं है तो ये मुकदमा कहीं से बनता नहीं है। हाई कोर्ट ने इसको समझते हुए, इसकी सीरियसनेस को समझते हुए, इस बात को जो काउंसिल है उससे पूछा कि क्या आप ये बात निचली अदालत में, जो ट्रायल कोर्ट में जहां ये प्रॉपर मुकदमा चल रहा है, आपने उठाया है? तो शायद वहां पे ये बात अभी तक उठाया नहीं गया है। उन्होंने, जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप यहां से मैं इस पिटीशन को खारिज करता हूं, इसलिए नहीं कि मेरिट पे नहीं खारिज किया है, इसलिए कि इसका भी प्रॉपर जुडिक्शन यहां नहीं बनता है। ये बात आप ट्रायल कोर्ट में उठाइए, ट्रायल कोर्ट यदि इस पे जो भी डिसीजन देगी उसके बाद फिर आप मेरे पास आएंगे। और ये कह करके ये मुकदमा को वहां से आज डिसमिस कर दिया गया, मेरिट पे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप प्रॉपर जुडिक्शन में जाइए, मतलब ट्रायल कोर्ट में इस बात को रख करके आइए और वहां पे जो डिसीजन होगा उसके बाद फिर हम इसकी सुनवाई करेंगे। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है। आप यदि लीगलिटी देख रहे हैं तो इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है जो कि लड़की के पक्ष की ओर से उठाया गया था, दोनों पक्ष की ओर से उठाया गया था, लेकिन उनका लड़की के पक्ष की ओर से बेसिक जो आर्गुमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे था। वो ये, पति का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद लिबर्टी, कि हमको अपना स्वयं जीने का अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता के साथ हमको जीने का अधिकार है। और ये हमारा राइट जो है, यदि हम विवाह करते हैं, विवाह करना भी हमारा राइट है, यदि हम विवाह करते हैं तो विवाह का जो मूलभूत आधारभूत जो चीज है वो फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध, जब वो स्थापित नहीं होता है तो ये हमारे राइट का वायोलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हो गया लड़के की ओर से। लड़की पक्ष से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसके बारे में जो कहा गया है, फिजिकल राइट टू प्राइवेसी, ये मुझे समझ नहीं आया कि यदि आप फिजिकल राइट टू प्राइवेसी करते हैं तो शादी का जो मूलभूत आधारभूत जो संरचना है और मेन इंग्रेडिएंट्स है कि फिजिकल रिलेशन स्थापित होना पति पत्नी में, जब वही नहीं है तो शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको शादी फिर यदि फिजिकल प्राइवेसी का इतना ही आपको
चिंता है, फिजिकल लिबर्टी आपको इतना ही ज़्यादा चाहिए, तो आपको शादी करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों को शादी करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे वो पक्ष थोड़ा कमजोर नजर आया। हालांकि कानून बड़ा पेचीदा है। इसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अनेकों लॉ, अनेकों जजमेंट पास हुए हैं कि अपनी पत्नी के साथ बाई फोर्स या जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन को भी रेप बताया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी मेंटेनेंस दिया गया है, जबकि वो पति पत्नी नहीं है। इसके अलावा पति और पत्नी का जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है उसको भी कितना बार डिफाइन किया गया और उसको पर्सनल लिबर्टी कह करके दोनों को स्वतंत्रता दिया गया है। तो मुझे लगता है कि यदि इतना ही स्वतंत्रता सबको चाहिए तो ऐसे लोगों को शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। ये शादी के बंधन या शादी के सैंक्टिटी, जो पवित्रता है, उसको भंग करता है। मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं जा रहा हूं किसी और के ओपिनियन में। यदि आप शादी के बंधन में हैं और पति का अलग और पत्नी का अलग, दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चल रहा है कहीं ना कहीं, या दोनों अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के लिए दोनों स्वतंत्र है, या दोनों अपना अपना एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन स्थापित करता है और इसको जायज ठहराता है, तो शादी की पवित्रता तो भंग हो गई। हो सकता है कि मेरा सोच कंजर्वेटिव हो, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, हिंदू बीइंग अ इंडियन, मैं इस बात को मानता हूं कि शादी की पवित्रता है वो कहीं ना कहीं भंग होती है, वो कहीं ना कहीं नष्ट होती है। हालांकि कोर्ट में कई एक सारे जजमेंट ऐसा आया हुआ है। जहां तक इस केस की बात है, इस केस में 3-4 बातें क्लियर तो हो गई कि सारे जितने भी एक्ट हैं, जो पति पत्नी से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं, सब में वाइफ वर्ड का यूज है या पत्नी शब्द का है। तो पत्नी मस्ट बी अ वुमेन, मतलब पत्नी होने के लिए एक औरत होना जरूरी है। यदि औरत नहीं है तो ना ही दहेज उत्पीड़न का कोई किसी तरह का केस बनता है, ना ही डोमेस्टिक वुमेन वायलेंस का कोई केस बनता है, और ना ही आप मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। जब मेंटेनेंस के लिए क्लेम कहां से करेंगे? इसके लिए आपको पत्नी होना और पत्नी के लिए एक वुमेन का होना जरूरी है। तो ये था आज का विषय का मुख्य मुद्दा, आज का जो मुकदमे का जो मुख्य बातें। ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट को दोबारा से रेफर कर दिया गया है, वहां इसकी सुनवाई दोबारा से इस आधार पे किया जाएगा और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस समय दोबारा से इसकी सुनवाई हो सकता है कि दोबारा सुनवाई हो, या फिर मामला ट्रायल कोर्ट में सेटल हो जाए तो फिर ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं। इस मुकदमे में बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको भी कुछ न कुछ बातें जरूर अच्छी लगी होगी, बिल्कुल कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी। और यदि सीखने को मिली है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक तो कर ही देना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप वीडियो में कमेंट भी कर दिया कीजिए कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो। बहुत सरल शब्दों में आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं अभी शुरू किया हूँ वीडियो बनाना, नया बना रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे में अभी बताने में या कुछ बात करने में कुछ कमियां रह गई हो, उसको इग्नोर कीजिएगा। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्योंकि कैमरा फेस करना फर्स्ट टाइम थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, मुझे भी दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे ये स्मूथ हो जाएगा और आपको मैं और भी बेहतर ढंग से हर चीज़ों को सरल ढंग से समझा पाऊंगा। तो इस अंक में बस यहीं तक। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए विषय के साथ, कुछ मज़ेदार तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।